जी हाँ, अगर आपके जीवन में अशांति है, पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है आपको, करियर डामाडोल है, बिजनेस ठप हो चुका है, शादी की बात दूर दूर तक नहीं हो रही, बीमारी एक के बाद एक लगी हुई है, कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में किसी भी तरह का सुख नहीं है, तो आज अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में एक या इससे ज्यादा ग्रह अस्त तो नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े ग्रह का अस्त होना आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है और आपका सुख चैन छीन सकता है। ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए अस्त ग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करने के अचूक और असरदार उपाय। तो चलिए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, वो भी ज्योतिष के अनुसार। तो पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए ज्योतिष के अनुसार। देखो विपनेश, सूर्य को अस्त होता हुआ रोज आप भी देखते हो जी, चंद्रमा को भी अस्त होता हुआ देखते हो। बिल्कुल। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पश्चिम दिशा में शुक्र को भी अस्त होता हुआ कभी आपने देखा होगा। शुक्र भी एक लाल रंग के तारे की तरह दिखाई देता है और जो मतलब कि समयबद्ध तरीके से अस्त होता है। 3 ग्रह मनुष्य की आंखों से देखे जाते हैं कि उदय हो रहे हैं कि अस्त हो रहे हैं, लेकिन बाकी के जितने ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ करके शनि तक जो 7 ग्रह हैं, ये सब के सब सूर्य को छोड़ करके सब के सब अस्त होते हैं। 6 ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ सूर्य जब हो जाता है तो 9 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में जब किसी ग्रह के सानिध्य में आता है तो वो ग्रह अपने आप अस्त हो जाता है, और जब फिर सूर्य के डिग्री का अंतर होता है तो वो ग्रह उदय हो जाता है। जी। लग्न चंद्रिका में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। लग्न चंद्रिका ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक है और जो लोग ज्योतिष के विशेष प्रेमी होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। उसमें पहला चैप्टर ही यही है, क्या? त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, त्रिभिर उच्चै नराधिपः, त्रिभिर निच्चै भवेत् दासः, त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः। इसका अर्थ ये है, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, जिनकी कुंडली में 3 ग्रह स्वस्थ अर्थात अपने घर में और 3 ग्रह मजबूत स्थिति में हों, वो व्यक्ति क्या होता है? मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिपः, और 3 ग्रह अगर उच्च के हों और परमोच्चांशक में हों तो क्या होता है? नराधिपः, मनुष्यों का राजा। और त्रिभिर निच्चै भवेत् दासः, अगर 3 ग्रह नीच के हों तो क्या होता है? दास, गुलाम। और त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, और 3 ग्रह अगर अस्त के हों तो क्या हो जाता है? गत जड़। जड़ माने मूर्ख और जड़ माने एकदम स्थिर रहने वाला। तो सूर्य ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य को छोड़कर 6 ग्रह अस्त होते हैं, और जब ये अस्त होते हैं तो अपना परिणाम देने में असमर्थ होते हैं। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पंडित जी, आपको ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बता रहे हैं, तो सूर्य कभी अस्त नहीं होते, लेकिन सूर्य के नजदीक आने वाले ग्रह अपने आप अस्त हो जाते हैं। और ऐसे में पंडित जी से अब ये जानते हैं कि सूर्य के कितने निकट पहुंचने पर कौन सा ग्रह अस्त हो जाता है। पंडित जी, सबसे पहले अब मैं, क्योंकि सवाल आप सूर्य ग्रह के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने विस्तार से भी बताया कि ज्योतिष के अनुसार क्या इसका अर्थ है, क्या महत्व है कि कैसे ये ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि सूर्य तो कभी अस्त नहीं होते, लेकिन इनके नजदीक जो ग्रह होते हैं वो अपने आप अस्त हो जाते हैं, तो ये कैसे होता है? ऐसे होता है कि सूर्य की रश्मियां इतनी तेज हैं कि इनके प्रभाव क्षेत्र में आने पर जी सारे ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत आने वाले ग्रह अपना सामर्थ्य खो देते हैं। त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, ये लग्न चंद्रिका का मंत्र है। त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, यही एक ऐसा योग है जिसमें पैदा होने वाले बच्चे मंगोल होते हैं, जिनकी गर्दन अपने से नहीं उठ पाती है, जिनके हाथ पैर नहीं एक्टिवेट हो पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनका मुंह हर समय खुला हुआ रहता है, और ये लोग काफी दिनों तक जीवित भी रहते हैं। माता पिता के लिए हर क्षण हर पल ऐसे बच्चे मानसिक संताप देते हैं। ऐसे में त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, 3 ग्रह अगर
अस्त के हों तो ऐसा व्यक्ति जड़वत अर्थात किसी का जन्म चक्र के 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़ पदार्थ के समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बना रहता है। उसके शरीर, मन और वचन सभी में शिथिलता आ जाती है। मैंने बताया आपको ना कि ऐसा बच्चा ही मंगोल होता है। न वो बोल पाता है, न सुन पाता है, न ठीक से अपने नित्य क्रिया को कर पाता है, न स्नान कर पाता है, न दातून कर पाता है, कुछ भी नहीं। सारी चीजें व्यतिक्रम में हो जाती हैं। और अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देता है। जैसे मंगल साहस पराक्रम देना है, अस्त हो गया, नहीं देगा। बुध बुद्धि देना है, अस्त हो गया, नहीं देगा। शुक्र विलासिता देना है, अस्त हो गया, नहीं देगा। तो आप ये समझें। और ये ग्रह बलहीन हो जाते हैं। और यदि ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में हों तब भी ये अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन एक बात मैंने और कहा, त्रिभिर निश्चय भवेत् दासः। 3 ग्रह अगर नीच के हों तो दास होता है। इस बात से मैं 100% सहमत नहीं हूं। इसके लिए ये बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं अभी तक अपने 50 साल के जीवन में जिन लोगों की जन्म कुंडली देखा है, 3 ग्रह जिनके नीच के हैं ऐसे लोगों को मैंने कैबिनेट मंत्री देखा है, ऐसे लोगों को हमने IAS बनते हुए देखा है। जब उस कुंडली का अध्ययन किया गया तो नीचे से निकल के ये आया कि ये तीनों ग्रहों का अस्त नीच होना 3 नीच भंग राजयोग बना रहा है। और ये नीच भंग राजयोग कैसे बनता है? जो ग्रह जिस राशि में अस्त है उसका मालिक जहां उच्च होता है, अगर वो केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। 2 परस्पर नीच ग्रह आमने सामने बैठे हों, जैसे मंगल और बृहस्पति आमने सामने बैठे हों तो दोनों नीच होंगे, तो ये दोनों नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इसी तरह से सूर्य और शनि, सूर्य अगर तुला राशि में हो और शनि मेष राशि में हो तो ऐसे में ये नीच भंग राजयोग बनता है। और ये नीच भंग राजयोग इतना प्रबल राजयोग देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ऐसे में ये मान लेना कि नीच ग्रह नीचता का ही फल देते हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि उसकी गहराई में जाकर के तब विशेष अध्ययन करने की जरूरत है। अगर आप केवल ये बात पढ़ करके लग्न चंद्रिका की आप कह देंगे कि 3 ग्रह तो तुम्हारे नीच के हैं, तुम दास हो जाओगे, ये सत्य नहीं है। फलित ज्योतिष पर हर पहलुओं पर ध्यान दे करके तब किसी बात को कहा जा सकता है। एक बात को देख करके और उसको अगर आप कह देंगे तो उपहास के पात्र होंगे। तो इसलिए सूर्य साक्षात अक्षय ऊर्जा का स्वामी है, ये तो आप भी मानते हैं। और सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जो भी ग्रह सूर्य के अधिक निकट आ जाता है वो ग्रह अस्त हो जाता है, यानी उसके अस्तित्व पर संकट के बादल छा जाते हैं। सूर्य के कितना करीब आने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है ये मैं बताना चाहूंगा। कागज कलम है तो लिख लीजिए। अब देखिए, चंद्रमा सूर्य से 12 अंश या इससे ज्यादा अगर नजदीक में होता है तो अस्त हो जाता है। अब देखिए, इसका कहने का मतलब मेरे ये है कि ज्यों अमावस्या शुरू होती है तो 12 अंश 20 कला की दूरी पर अमावस्या से सूर्य से चंद्रमा की दूरी रहती है और चंद्रमा अस्त हो जाता है अमावस्या को। इसी तरह से गुरु सूर्य से 11 डिग्री के डिस्टेंस पर आगे हो या पीछे तभी बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, दिल्ली की भाषा में बोल रहा हूं, तारा डूबा हुआ है। सूर्य से 13 डिग्री या इससे ज्यादा पास होने पर बुध ग्रह अस्त हो जाता है। वैसे मेरी मान्यता यह है कि बुध सूर्य के साथ तभी अस्त होता है जब वो सम अंश समकला सम विकला पर हो। ठीक है, शास्त्रों की बात जो है मुझे शिरोधार्य है, लेकिन मैंने जो अनुभव में देखा है, बुध को सूर्य के साथ अस्त होने के बावजूद भी लोगों को बुद्धिमान होते देखा है। 1-2 ज्योतिष के पुस्तकों में मैंने ये भी पढ़ा है कि बुध ग्रह तभी अस्त होता है जब सूर्य से समान अंश समान कला समान विकला पर हो, तब वो अस्त होता है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि 13 डिग्री पर बुध अस्त हो जाता है, लेकिन मैं इस बात से इसलिए नहीं सहमत हूं कि मैंने प्रयोग में देखा है कि जिन लोगों के बुध ग्रह अस्त हैं वो लोग बड़े अच्छे विद्वान होते हैं,
और उसके पीछे जो निष्कर्ष निकला है वो यही कि बुध सम अंश, सम कला, सम विकला पर सूर्य के साथ नहीं है। बुध वक्री है तो वो सूर्य से 11 अंश के आसपास आने पर अस्त हो जाता है। सूर्य से 9 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। और जब शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है, विवाह, शादी, सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। शुक्र अगर वक्री चल रहा है तो वो सूर्य से 7 अंश या इससे ज्यादा पास आ जाने पर भी अस्त माना जाएगा। सूर्य से 15 अंश या इससे पास आने पर शनि अस्त होता है। सूर्य से 60 डिग्री या इससे ज्यादा पास आने पर मंगल अस्त होता है। राहु केतु छायाग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते हैं। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। कहने का मतलब यह है कि राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के स्थान में रहते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं, इसलिए इनके अस्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया और सब जानते हैं कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो तमाम मुश्किलों का सामना आपको जीवन में करना पड़ता है। इसीलिए आज पंडित जी आपको उपाय बता रहे हैं कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो उस वक्त आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो सूर्य के बाद बात करते हैं अब चंद्रमा की। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही कुंडली में बैठे अस्त चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आपने सूर्य ग्रह के बारे में बताया, अब मैं चाहूंगी कि चंद्रमा ग्रह के बारे में आप बताएं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अस्त हो तो उसके जीवन में अशांति बनी रहती है। देखो, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। तो मां से ऐसे लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं जिनका चंद्रमा अस्त होता है। मां की सेहत भी अच्छी नहीं होती है, मां की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। मां एनीमिया की पेशेंट हो जाती है, उसको खून की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख भी नहीं मिल पाता है। चंद्रमा राहु के साथ हो तो ऐसे माता को भूत प्रेत आदि दोषों से कष्ट मिलता है और ऐसे लोगों को समाज का भी सहयोग नहीं प्राप्त होता है। अरे भाई, सीधी सीधी बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार नहीं मान रहा है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो आप जीतेंगे। और अगर आपके मन ने हार मान ली, धनुष रख दी, तो आप हार गए, आप जिंदगी की बाजी हार गए। अस्त चंद्रमा अगर अष्टम या अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति काफी समय तक डिप्रेशन में भी रहता है। अरे, डिप्रेशन में तो तब भी रहता है जब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो। डिप्रेशन में तो तब भी रहता है जब चंद्रमा को शनि और राहु के बीच में देखा जाए। ये अवसाद की स्थितियां तो बहुत कारणों से बनती हैं, इसलिए सिर्फ यही एक कारण जो है इसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रमा का ठीक होना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के अस्त होने पर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एनीमिया तो सबसे पहले, फेफड़े की शिकायत, बचपन में निमोनिया, मानसिक उन्माद, तनाव, पागलपन, अनिद्रा, अस्थमा, ये सारी बीमारियां चंद्रमा से ही लगती हैं। तो भाई, इसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि हर रोज आप जब चंद्रमा उदय हो तो कम से कम 1, 2, 3 मिनट आप चंद्रमा को देखें और किसी भी कीमत पर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग का स्पर्श करके अपने हाथ को अपने माथे पर लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करें। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला नियमित जप करते हैं तो 150 दिनों के बाद चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा। और हर सोमवार को 2 पैकेट दूध, 1 पैकेट चावल, 1 पैकेट चीनी किसी शिव मंदिर में पुजारी को देकर आग्रह करें कि इस चावल और दूध से आप और आपका परिवार खीर बनाकर खा ले। यह उपाय अगर 5 बार कर दिया गया तो निसंदेह चंद्रमा का दुष्प्रभाव कम होगा। अपने गले में एक चांदी की चेन पहन सकते हैं आप, या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ पर धारण कर सकते हैं। और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, या अपनी माँ को
चांदी के थाली में भोजन कराना शुरू कर दीजिए, चांदी के गिलास में माँ को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, तो चाहे जितना चंद्रमा आपका खराब होगा वो ठीक हो जाएगा। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को सेवन करना चाहिए और किसी बुजुर्ग महिला या माँ से आशीर्वाद लेकर के ही रोज घर से निकलना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन देसी घी की ज्योति लगाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से भी चंद्रमा की प्रसन्नता बनती है। देखिए, कुल मिलाकर के ये कहूँ कि अगर केवल चंद्रमा के बारे में बताऊं कि चंद्रमा क्या क्या बिगाड़ सकता है, क्या क्या बना सकता है, तो इसके लिए भी 1 घंटा कम है। लेकिन आप ये मान लीजिए, मन से संबंधित जितना भी रोग होता है, आपकी सोच से संबंधित जितना भी रोग होता है, वह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कारण होता है, चंद्रमा की कमजोर परिस्थितियों के कारण होता है। और चंद्रमा को ठीक करना है तो भोलेनाथ को ठीक करिए, अपनी माँ को प्रसन्न करिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी ने आपको चंद्रमा ग्रह के बारे में बताया कि अगर आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो आप किस तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत खास है, क्योंकि आज पंडित जी आपको महा उपाय भी बता रहे हैं कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पंडित जी जो उपाय आपको बता रहे हैं वो मात्र आपको नोट करने हैं और उनको करना है। चलिए, कुंडली में अस्त मंगल, अस्त बुध, अस्त गुरु, अस्त शुक्र और अस्त शनि आपको कौन कौन सी परेशानियां और कष्ट दे सकते हैं, साथ ही इन कष्टों से मुक्ति पाने का क्या है सरल उपाय, ये हम सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आपकी कुंडली के अस्त ग्रह आपके भाग्य को भी कर सकते हैं अस्त। जानने के लिए देखिए कालचक्र। आपकी कुंडली के अस्त ग्रह आपके भाग्य को भी कर सकते हैं अस्त। जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आपकी कुंडली में बैठे अस्त ग्रह कैसे आपके भाग्य को अस्त कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मंगल ग्रह की। कुंडली में बैठा अस्त मंगल कैसे आपकी जिंदगी में सब अमंगल कर सकता है। अस्त मंगल के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। चलिए, अब हम आ गए हैं मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि मंगल ग्रह किस चीज का कारक है। मंगल कारक है भाई बहन का, मंगल कारक है साहस का, मंगल कारक है पराक्रम का, मंगल कारक है क्रोध का, मंगल कारक है अग्नि का, मंगल कारक है विस्फोट का। अब आप समझ गए होंगे कि मंगल किन किन चीजों का कारक है। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए तो उसकी जब भी अंतर्दशा आएगी, मतलब 120 वर्ष की महादशा होती है और हर ग्रह की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी और उसके नसों में दर्द होगा, उसका खून खराब हो जाएगा, या तो डायबिटीज हो जाएगी, डायलिसिस जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा, या फिर अवसाद डिप्रेशन जैसी स्थिति में हो जाएगा, या डरपोक हो जाएगा। वो ऐसे कहेगा ना, देखो वहां कोई खड़ा है, वो देखो मुझे घूर रहा है, वो मुझे ये कर रहा है। मतलब एक तरह से मानसिक रोग अपने चरम सीमा पर हो जाएगा। अस्त मंगल पर अगर राहु केतु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति दुर्घटना, मुकदमा या किसी लंबी बीमारी का भी शिकार हो सकता है। और ये मंगल राहु के कंपैक्ट में ज्यादा होता है। इसके लिए आप जितने साल के हैं उतने ग्राम का चांदी का नाग बनवाइए और शिव मंदिर में पंचमी तिथि पर रुद्राभिषेक करिए, और रुद्राभिषेक करके वो चांदी का नाग सर्प सुक्त ब्राह्मण पढ़े और आप उसे हाथ में ले करके शिवलिंग पर रख दें। मेरा विश्वास है कि अगर ये उपाय आप कर लेंगे तो दुर्घटना से आपका बाल बांका भी नहीं होगा। मंगल अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में और पापग्रह के प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, उसका डायबिटीज की संभावना बढ़ जाएगी,
वैसे तो शुक्र शनि का संयोग नहीं बनेगा तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर शुक्र शनि का भी संयोग बन जाए तो कैंसर भी देता है मंगल, और चोटग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार अगर मृत्यु भाव के स्वामी के साथ और या मृत्यु भाव के ग्रह के प्रभाव में मंगल हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से या ये जो बिजली अपनी इलेक्ट्रिक है इससे या फिर विस्फोट से क्षति होती है, और ऐसा व्यक्ति घोटालेबाज भी होता है, भ्रष्टाचार में भी लिप्त होता है। अगर 12वें ग्रह का कोई पाप ग्रह स्वामी है और उसके प्रभाव में अगर ये मंगल है तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट होता है, नशा करता है। कौन कौन से नशे करते हैं? प्रायः ऐसे लोग सूखा नशा करते हैं, मतलब शराब नहीं पीते हैं लेकिन दूसरे प्रकार के जो नशे हैं जिसे ड्राई मतलब कि जो है एडिक्शन कहते हैं, वो करते हैं। तो करना क्या है कि आपका मंगल ठीक हो जाए। नित्य पहली बात तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप महिला हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं उन नामों को सुबह शाम 7-7 बार आपको पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये पढ़ते ही आपका मंगल आपके लिए मंगल करेगा। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी को श्रृंगार जरूर कराएं। इसी तरह से जो महिलाएं मंगल के ऐसे चपेट में हों उन्हें चाहिए कि दुर्गा जी को मंगलवार के दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाएं। हनुमान जी को अनार, केला, केसर, लड्डू का भोग लगाएं और अपने भाई को, साले को, जीजा को, सबसे रिश्ते अपने मेंटेन रखें। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने भी आप खिला सकते हैं। जिसका मंगल खराब हो उसे रक्तदान भी करना चाहिए और रोगियों को मुफ्त में दवा भी बांटनी चाहिए। घर में रामायण का पाठ अगर हर रोज हो तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मंगलवार को ना तो मिट्टी खोदें और ना ही गोबर से लीपें और ना ही मंगलवार के दिन किसी तरह से भूमि संबंधी कार्य को करें। इस बात का ध्यान रखें। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल की तो बात हो गई, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। कुंडली में बैठा बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अस्त बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब बुध ग्रह के बारे में बताइए कि अगर बुध ग्रह कमजोर है व्यक्ति का तो उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही उपाय। देखो, बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध जो है सीधा सीधा बुद्धि का कारक है, बुध मित्र का कारक है, बुध मामा का कारक है। तो बुध जो है त्वचा का कारक है, स्किन का कारक बुध है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा शनि बुध को प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे आदमी को स्किन डिजीज होगी और भयंकर वाली होगी। अगर कुंडली में बुध ग्रह अस्त है और उसकी अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी आती है, फैसला लेने में देरी करते हैं। बुध जिनका अस्त होता है ऐसे व्यक्ति तनाव में रहते हैं। शरीर में ऐंठन, श्वास, चर्म रोग और गले के रोग की संभावना बढ़ जाती है। बुध अगर मृत्यु भाव के मालिक के साथ प्रभाव में उसके हो तो ऐसा व्यक्ति अस्थमा और दमा रोग का शिकार हो जाता है। मानसिक उन्माद, मानसिक अवसाद और किसी अपने व्यक्ति के मृत्यु का शोक भोगना पड़ता है। द्वादशेश के पाप प्रभाव में आने पर व्यक्ति किसी नशे का शिकार हो जाता है और रोगग्रस्त भी हो जाता है। देखिए, बुध ग्रह अगर आपका खराब होगा तो आपका मामा ही आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। बुध अगर आपका खराब होगा तो आप चाहे जितना कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए लेकिन सफलता आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि आपकी पढ़ाई का 50% तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा, इसलिए कि बुध ग्रह आपका अस्त है। बुध को ठीक करने का एक गारंटी के साथ उपाय बताता हूँ।
जो कहीं किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेरे 50 सालों का अपना एक अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके हो सकता है कि बच्चों में भी वो तेजी ना हो जो आप चाहते हो, तो आप इस उपाय को करके अपने बच्चे में भी चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। वो क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आप जिस भी व्यक्ति का बुध ग्रह अस्त हो या बुध ग्रह कमजोर हो, उसको कहिए कि पूरब मुंह करके एक ऊनी आसन बिछा करके सूर्योदय के समय स्नान करके बैठ जाए और आंख बंद करके अपने वॉयस बॉक्स पर माने कंठ पर ध्यान देकर, आंख बंद करके यहाँ ध्यान दे करके ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र को 24 मिनट जप करें। आप विश्वास करिए 125 दिन तक लगातार अगर इस उपाय को कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति का लोहा दुनिया को मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ओम बुंग बुधाय कहते हुए और अपने वॉइस बॉक्स पर ध्यान देंगे तो बुध की स्पार्किंग यहीं होगी। जिन लोगों का बुध नीच ग्रह का होता है वो लोग अगर एक गाना गा दें तो शायद पूरी दुनिया भाग जाएगी। तो बुधवार को साबुत मूंग पंछियों को डालिएगा और बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाइएगा और माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन करने जरूर जाइएगा। बुआ, बहन, बेटी और अपने गुरु की पत्नी के साथ कभी भी अन्याय न करिएगा। अन्याय तो आपको किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये रिश्ते तो और भी अहम हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा और दुर्गा सप्तशती में जो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ है उसका पाठ आपके लिए कम से कम नित्य आवश्यक जरूर है। चांदी से बनी हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा अपने पूजा स्थान में रखें और उनकी नित्य विधिवत पूजा करें। माता का जागरण कराएं या माँ के जागरण में श्रमदान करें। बुधवार को फिटकिरी से, हाँ बुध जब खराब होता है ना तो पायरिया की भी शिकायत बड़ी तेज होती है। ऐसे आदमी के मुंह से बदबू भी आती है और ऐसे लोगों का कान भी बहता है। कान के पास अगर उनके आप बैठ जाइए तो कान से भी दुर्गंध आती है। ऐसे लोगों के कान का पर्दा भी फटता है, कान से मवाद भी निकलती है। तो ये बुध सही में इन सब खराब रोगों को देने वाला है। तो ऐसे में पानी में फिटकरी डाल करके, गुनगुने पानी में, और मुंह में वही पानी ले करके कम से कम 5-7 बार सुबह, 5-7 बार शाम को अगर कुल्ला किया जाए तो निश्चित रूप से मुंह के रोग में, ये जो मुंह से दुर्गंध आती है, इसमें कमी आएगी। महिलाएं जिनका बुध अस्त है उन्हें अपनी बाईं नाक जरूर छिदवानी चाहिए। जब तक बाईं नाक नहीं छिदवाएंगी तब तक विवेकपूर्ण कोई अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगी और ना ही मायके में ना ही ससुराल में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। और जिस दिन नाक छिदी उसी दिन से उनकी बौद्धिक क्षमता का जागरण हो जाएगा और वो सही निर्णय लेने में सामर्थ्यवान बन जाएंगी। तो ये तो बात हुई बुध ग्रह की। नव ग्रहों में सबसे अधिक शुभ और सुख देने वाला ग्रह गुरु है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अस्त गुरु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। पंडित जी बताइए। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति गुरु का कारक ग्रह है। बृहस्पति जीवन देता है। एक इकलौता बृहस्पति अगर कुंडली में ठीक हो जाए ज्योतिष की कसौटी पर, तो सारे ग्रह अगर खराब भी हों तब भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। कहते हैं ना, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। तो बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में भैया अस्त हो जाए और उसकी अंतर्दशा भी चल रही हो तो व्यक्ति को लीवर डिजीज जरूर होगा। अगर आपका बृहस्पति छठे भाव में अस्त होकर चला जाए या छठे भाव से संबंध करता हो तो ऐसे व्यक्ति का लीवर फैटी होगा। और अगर पापक ग्रहों के साथ हो तब तो लीवर की बहुत भयंकर प्रॉब्लम होगी। लीवर ट्रांसप्लांट तक की स्थिति आएगी। बार बार बुखार बना रहेगा, थूक बनना बंद हो जाएगा। अस्त बृहस्पति बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है। व्यक्ति का धर्म कर्म में रुचि नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है। ऐसा व्यक्ति सज्जन और विद्वान
पुरुषों का द्रोही होता है। ऐसा व्यक्ति परंपराओं को नहीं मानता है, स्वार्थी हो जाता है। ऐसे में अस्त बृहस्पति डायबिटीज देता है, साइनस देता है। इसके साथ ही कानूनी मामलों में भी उलझा देता है, आयु को छोटा कर देता है, मान सम्मान छीन लेता है, अपने लोगों से दूरी बना देता है और घर में किसी बुजुर्ग अपने की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में देखिए, विवाह के बाद भी बाहर संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। तो बृहस्पति के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि हर गुरुवार को चने की दाल, केला लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको देना चाहिए। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनामावली का रोज पाठ करना चाहिए। नारायण कवच का भी पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। केसर का तिलक माथे, नाभि और जबान पर 43 दिन लगाएं और हर रोज किसी धर्म स्थान पर जरूर जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। गुरुवार को सिर और कपड़े ना धोएं। अरे नहा तो सकते हैं, साबुन ना लगाएं। हमारे कहने का मतलब यही है। ना धोने का मतलब ये नहीं कि सिर पे पानी न डालें। गुरुवार के दिन स्त्री हो या पुरुष, सबसे कहना चाहूँगा किसी प्रकार का साबुन या शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। और गुरुवार के दिन कपड़ा धोने के लिए भी नहीं देना चाहिए। धार्मिक स्थान की यात्रा करें और कोशिश करें कि झूठ न बोलें। ज्ञान बांट सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला सोने में मिढ़वा करके अगर गले में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि ग्रह कुंडली में अस्त है तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अस्त शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। आपकी कुंडली के अस्त ग्रह आपके भाग्य को भी कर सकते हैं अस्त। जानने के लिए देखिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अस्त शुक्र के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब शुक्र ग्रह के बारे में बताइए। अगर ये कमजोर है तो फिर किस तरीके की मुश्किलें जीवन में बढ़ जाती हैं और उपाय क्या है? शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम। शुक्र जो है आंख का भी कारक है। ये जान के आपको आश्चर्य लग रहा होगा। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है और उसकी अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति की पत्नी रोग से पीड़ित रहती है। लेकिन इसके पहले भी एक बात बताऊंगा आपको। अगर सूर्य और शुक्र एक समान डिग्री पर हो जाएं और द्वितीय या द्वादश भाव में हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही अंधा होता है, जन्म से ही उसकी आंखें नहीं होती। लेकिन अगर डिग्री में डिफरेंस है, 2, 3, 4 डिग्री तक का डिफरेंस है और द्वितीय द्वादश भाव में हैं तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल से 4 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है और पूरे जीवन नेत्र विकार से पीड़ित रहता है। और अगर शुक्र आपका अस्त है तो पहली बात तो आपका विवाह हो ही नहीं सकता है। और होगा कब? जब आप शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 जप करवाएंगे, 18 ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, उन्हें भोजन करवाएंगे, दक्षिणा देंगे, तब शुक्र ग्रह की शांति होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और नेत्र रोग और चर्म रोग से तब मुक्ति मिलेगी। अस्त शुक्र संतान भी देने में दिक्कत करता है। अगर किसी पुरुष का शुक्र ग्रह अस्त है तो उस पुरुष के अंदर नपुंसकता होती है, उसका स्पर्म काउंट 0 होता है। और किसी महिला का शुक्र ग्रह अस्त हो तो उसका गर्भाशय से संबंधित तमाम रोग होते हैं, गर्भधारण करने की प्रक्रिया में मुश्किलें आती हैं। और अगर राहु केतु के प्रभाव में शुक्र आ जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। और अगर शुक्र शनि के प्रभाव में आ जाए
तो पक्का है कि किडनी खराब होगी या कैंसर होगा। मधुमेह की भी समस्या, डायबिटीज की भी समस्या हो सकती है। अस्त शुक्र षष्ठेश, छठवें घर के मालिक के अगर दुष्प्रभाव में है तो प्रोस्टेट, पेशाब से संबंधित बीमारी होती है। रुक रुक कर पेशाब होती है और पेशाब का वेग ज्यादा होता है और उससे परेशानी होती है, ऑपरेशन की स्थिति आती है। और यही शुक्र जननांग में विकार और चर्म रोग देता है। वैवाहिक जीवन में कटुता बढ़ती है, किसी अपने का वियोग होता है। अगर शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचना है तो क्रोध, घमंड, उत्तेजना और वासना से दूर रहें। सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करें। शिव मंदिर में मीठी दही का भोग लगाएं। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलाएं। सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने पास रखें। सफ़ेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए साफ कपड़े पहनें और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां पहनें। ऑफिस से घर आएं तो कुछ मीठा लेकर के जरूर आएं। देसी घी, मिश्री, खीर धर्मस्थान में दें। मिश्री खाकर काम पर जाएं। घर में 5 धातुओं से बनी हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश की छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित करें, उसकी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताया। अगर शनि ग्रह कुंडली में अस्त है तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही अस्त शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आपकी कुंडली। शनिदेव को पाप ग्रह कहा जाता है। अगर ये कुंडली में अस्त हो तो समझिए आपकी परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में कुंडली में शनिदेव अस्त हो तो हमें किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अस्त शनि के अशुभ फल से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आप हर बार कहते हैं कि अगर शनि नाराज हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, उनको मनाना उतना आसान नहीं है। तो अगर शनि ग्रह हमारा कमजोर है और किस तरीके की समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं, साथ ही उपाय क्या है इसके? यहाँ कमजोर का तात्पर्य आज के विषय में है विपनेश, अस्त होना जी। अगर आपका शनि सूर्यदेव के साथ होकर के अस्त हुआ पड़ा है तो अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अगर शुक्र, शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है तब ऐसा व्यक्ति जेल जाएगा। लग्ने सनव कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते व यदि बंध भोक्ता। और अगर अंतरदशा हो तो पैर की पिंडलियों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सर्वाइकल जैसी बीमारी हो जाती है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अस्त होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती है। शनि राहु केतु के प्रभाव में होने पर जोड़ों में भयंकर दर्द देता है, ऑपरेशन की स्थिति देता है। द्वितीय भाव में शनि राहु हो तो पैसे पैसे के लिए परेशान करता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव में हो तो घर नहीं होने देता है। पंचम भाव हो तो संतान के लिए रोना पड़ता है। सातवें भाव में हो तो पत्नी को लेकर के रोना पड़ता है। मृत्यु भाव में हो तो बीमारियों को लेकर रोना पड़ता है। भाग्य स्थान में हो तो भाग्य साथ ही नहीं देता है। आजीविका के स्थान में हो तो बदनामी देता है। आमदनी के स्थान में हो तो ठीक होता है और व्यय के स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को मजदूरों से तकलीफ मिलती है। तो अगर शनि अस्त है तो मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, हड्डी टूटेगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, अपनों से दूरी बनेगी। ये ऐसा शनि अस्त का फल देता है। शनि के द्वादशेश के पाप प्रभाव में होने पर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त रहने लगता है या डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा सुधार, शनि अस्त हो या न हो, अगर उसने चंद्रमा से अगर तीसरे 10वें स्थान में है या चंद्रमा उससे तीसरे 10वें स्थान में है या चंद्रमा के साथ शनि है, पक्का मान के चलिए कि ऐसे आदमी को डिप्रेशन जिंदगी भर रहेगा। न सो पाएगा, न हंस पाएगा। ऐसे आदमी की खुशी ही गायब हो जाती है
और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शनि देव की उपासना में जी जान लगा दें। कैसे? ओम संग शनिश्चराय नमः का 10 माला रोज जप करें और हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुनें, और हर शनिवार को जरूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाएं। चमड़े के नए जूते दान करें। घर का कबाड़ घर में इकट्ठा न रहने दें, उसे शनिवार को घर से निकाल दें। लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करें। और नया झाड़ू खरीद करके भी शुक्रवार को दान करें, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा दें, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आपने मजदूरों का पैसा हड़प लिया तो आप पक्का मानिए कि शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपका हिसाब हो जाएगा और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अध्ययन के 3 वर्गीकरण किए गए हैं: शुभग्रह, पापग्रह और कुरग्रह। शुभग्रह हैं चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। पापग्रह हैं शनि, राहु, केतु, और कुरग्रह हैं सूर्य और मंगल। तो इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप अपने जीवन के प्लानिंग को करेंगे, पूजा उपासना करेंगे, तो आपको आनंद मिलेगा। तो आपके जीवन में अगर आपके ग्रह अस्त हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने तमाम जो महा उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे और आप उनको करेंगे भी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए